उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है, विकास के एक नए युग को आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी के चुनाव प्रचार प्रसार को धार देंगे सियासी दिग्गज। भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। चुनावी रण में उतरेंगे सीएम योगी। चारधाम यात्रा में बदइंतजामी और मौत के आंकड़ों पर पीएमओ ने लिया संज्ञान। राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या की गई निर्धारित। टिहरी झील में आए तूफान ने मचाई अफरा तफरी। बोट चालक ने जान जोखिम में डालकर बचाए पर्यटक। 30 से 40 बोटों को हुआ नुकसान। और ग्राउंड जीरो से देखिए राजधानी के नदी नालों का सूरत हाल। कैसे गंदगी स्वच्छता के नारे पर पड़ रही भारी। निगम के दावों की खुली पोल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करेंगे सियासत में गरमाई चंपावत विधानसभा सीट की। चंपावत विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार प्रसार गरमाने के लिए भाजपा ने सियासी दिग्गजों के नामों का ऐलान कर दिया है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर का नाम शामिल किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पार्टी मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने 40 स्टार प्रचारकों के नामों की लिस्ट जारी की। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद तीरथ सिंह रावत, अजय टमटा और अनिल बलूनी, नरेश बंसल, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के नाम भी शामिल किए गए हैं। चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा कर दिया है। धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या 1,000 कर दी गई है। इस संबंध में पहले के शासनादेश में संशोधन करते हुए नया शासनादेश जारी कर दिया गया है। संशोधित शासनादेश के मुताबिक चारधाम यात्रा के लिए यात्रा सीजन से पहले 45 दिनों के लिए यात्रियों की संख्या गंगोत्री धाम में 8,000, यमुनोत्री में 5,000, श्री केदारनाथ धाम में 13,000 और बद्रीनाथ धाम में 16,000 निर्धारित की गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा पर अव्यवस्थाओं और तीर्थ यात्रियों की मौत पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ चुके हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी, अब पीएमओ ने भी इस पे संज्ञान ले लिया है। क्या कुछ कहेंगे? सरकार ने भी जो निर्धारित संख्या थी अब उसमें इजाफा कर दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुकेंगे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जो चारों धामों में एक दिन में श्रद्धालुओं की दर्शन करने की जो संख्या सरकार के द्वारा तय की गई थी वो कहीं ना कहीं 38,000 के आसपास थी। यानी कि 38,000 श्रद्धालु जो थे वो चारों धामों में एक दिन में दर्शन कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो चारों धामों में दर्शन करने के लिए उमड़ रहा है, तो उसको देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं एक विकल्प ढूंढा है और उसके तहत जो संख्या है वो 1 लाख कर दी है। यानी कि अब एक दिन में जो चारों धामों में श्रद्धालु दर्शन कर
सकते हैं उसके मुताबिक 1 लाख श्रद्धालु जो हैं वो चारों धामों में दर्शन कर सकते हैं। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये जो निर्णय है ये वास्तव में कई स्थितियों में देखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो अमूमन देखा जाता है कि चारों धामों में जब दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं जो संख्या पर आधारित होते हैं कि संख्या ज़्यादा हो जाती है तो एक नेगेटिव सिनेरियो जाता है। लेकिन अगर व्यवस्थाएं यदि अगर मुकम्मल हों तो 1 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु अगर दर्शन कर रहे हैं तो उसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सबसे जो खास बात है वो केदारनाथ को लेकर है, क्योंकि जो दुर्गम परिस्थितियों में यात्रा करके वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं और 2013 की जो आपदा थी उसके बाद कहीं ना कहीं सबक लेने की जो जरूरत यहाँ पर थी तो उसके बाद व्यवस्थाएं वहाँ पर भी दुरुस्त कर दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब जो संख्या 1 लाख कर दी गई है एक दिन में चारों धामों पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के, उसके बाद व्यवस्थाएं कितनी मुकम्मल होती हैं, सरकार किस तरीके से व्यवस्थाएं करती है, उस पर आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। क्योंकि जो अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं या जो लोग चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि केदारनाथ धाम में थोड़ा सा जो व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं वहाँ पर दुरुस्त नहीं है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि सरकार को अब इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जहां यात्रियों की संख्या बढ़ा दी तो व्यवस्थाएं भी सरकार की तरफ से बढ़ाई जाएं। जी मनीष, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से पीएमओ ने संज्ञान लिया है तो क्या माना जाए, क्योंकि इससे पहले जो हमने कल रिपोर्ट दिखाई थी उसमें हम दिखा रहे थे कि कैसे वहां पे अव्यवस्थाओं का अंबार जो है वो देखने को मिल रहा है, यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब क्या व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त हो पाएगी? देखिए बिल्कुल जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले बड़े बड़े दावे कर रहा था कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं वो यात्रा को लेकर पूरी हैं। लेकिन शुरुआती चरण में ही जिस तरीके से पोल यहां पर स्वास्थ्य विभाग की खुली है और जो 20 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा के दौरान मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जो पीएमओ है उसने इन चीज़ों की जानकारी राज्य सरकार से यहाँ पर चाहिए और अब राज्य सरकार क्या कुछ स्थिति वहाँ पर भेजती है, क्या कुछ रिपोर्ट वहाँ पर भेजती है वो उस पर सभी की नजरें होंगी। लेकिन इतना तय है कि जो मौतें वहाँ पर हो रही हैं वो सीधे तौर से हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो रही हैं कि जो वातावरण चेंज हो जाता है, क्योंकि लोग मैदान से वहाँ पर यात्रा करने के लिए पहुँच रहे हैं तो जो मौसम में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि जो चारों धामों की बात करें तो अत्यधिक जो हाइट पर ये है, खासकर केदारनाथ की बात करें या बद्रीनाथ की बात करें तो यहाँ पर जो ठंड है वो यहाँ पर लगातार बनी रहती है। जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री के आसपास या 2 डिग्री के आसपास यहाँ पर देखने मिलता है। अगर बारिश हो गई तो बर्फबारी भी वहाँ पर देखने को मिलती है इस सीजन में। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर कल एडवाइजरी भी अब जारी कर दी है और सीधे तौर से कहा है कि जो श्रद्धालु चारों धामों में जा रहे हैं यदि अगर वो किसी तरीके से उनकी तबीयत खराब है तो वो जरूर पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, उसके बाद ही जाएं। और कल पर्यटन सचिव से भी जब हम इस संबंध में जानकारी लेना चाह रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा था जो स्वास्थ्य चौकियां चारों धामों पर रूट पर बनी हुई है, यदि अगर किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत होती है तो वो वहाँ से जो है वो अपनी स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जा सकता है। खासकर अगर जो केदारनाथ की बात हम करें तो केदारनाथ में उनका साफ तौर से कहना था कि अगर केदारनाथ में किसी का स्वास्थ्य खराब होता है या तबीयत बिगड़ती है वहाँ पर तो बाकायदा जो हेली सेवा वहाँ पर है, हेली सेवा को इमरजेंसी सेवा के रूप में भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस श्रद्धालु की यदि अगर तबीयत खराब होती है तो उसे नीचे लाया जाएगा ताकि जो मौसम चेंज की वजह से अगर उसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता है तो वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा। लेकिन पीएमओ ने जो रिपोर्ट तलब की है अब सरकार से कि आखिरकार 20 से ज़्यादा मौतें कैसे यहाँ पर हुई है चारधाम यात्रा पर, तो उससे कहीं ना कहीं सवाल जो है वो स्वास्थ्य विभाग पर भी है। और सीधे तौर से कह सकते हैं कि पीएमओ ने जब संज्ञान लिया तो अब जो है वो और बेहतर तरीके से तैयारियाँ वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिलेंगी, ये भी जो है ये माना जा रहा है। जी मनीष, तो मान लिया जाए जैसा आप बता रहे हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ये सब किया गया है, तो अब देखा जाएगा कि जो तमाम इंतजाम थे वो धरातल पर नाकाफी साबित हो रहे थे। तो अब क्या पूरी तरीके से जो यात्रा है वो एक अच्छे रूप में हमें देखने को मिलेगी, एक अच्छा मैसेज जाएगा? देखिए बिल्कुल जो शुरुआती चरण चारधाम यात्रा का होता है और जिस तरीके से जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी भी हैं वो यही बात कह रहे हैं कि जब चारों धामों के कपाट खुलते हैं तो ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और जिस तरीके से सरकार ने अनुमान भी जाहिर किया था कि जो यात्रियों की संख्या है वो इस बार काफ़ी बढ़ेगी। अभी तक जो 9 मई तक के जो आंकड़े यहाँ पर
पर पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं उसके अनुसार 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर दिए हैं। और उनमें से अगर बात की जाए, केदारनाथ के कपाट 6 मई को खुले हैं और बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुले हैं। तो यानी कि दोनों धामों में ज़्यादा श्रद्धालुओं की यहाँ पर दर्शन करने की भी संख्या को इजाज़त यहाँ पर सरकार की तरफ से, और दोनों धामों के जो आंकड़े हैं वो ये बयां करते हैं कि आखिरकार कितनी बड़ी तादाद में जो है वो श्रद्धालु चारों धामों में पहुँच रहे हैं। तो लिहाजा सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल करने की सरकार को ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो यात्रियों की संख्या सरकार ने बढ़ा दी है, अब कि ज़्यादा श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर सकते हैं, तो सरकार को जो है वो व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी, तभी जो सुरक्षित और जो यात्रा का संदेश है कि बेहतर यात्रा इस दौरान हुई है, सुगम यात्रा, सुरक्षित यात्रा हुई है, इसका संदेश जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उसका भी संदेश देश विदेश में जाएगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली खबर की। मौसम की खराबी के चलते टिहरी झील में अचानक भारी तूफान आया, जिस कारण टिहरी बांध की झील किनारे स्थित बोटिंग पॉइंट में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लहरों में फंसे पर्यटकों को बोट चालकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बामुश्किल बचाया। वहीं तूफान के कारण बोट को भारी नुकसान हुआ है। बोट संचालकों ने बताया कि तूफान के चलने से करीब 30 से 40 बोटों को नुकसान हुआ है। मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे तेज तूफान के चलते ये घटना घटित हुई। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव के जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार में दोनों ही पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने 30 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। देखिए रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव में जीत के लिए भाजपा कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जहां एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने 5 साल मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये उपचुनाव जीतना पहला ही और आखिरी विकल्प है, तो वहीं विपक्ष की भूमिका को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस भी ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती। कांग्रेस उपचुनाव को निर्मला गहतोड़ी के सहारे जीतने की तैयारी में जुट गई है और यही वजह है कि कांग्रेस ने चुनावी मैदान को फतेह करने के लिए अपनी फौज भी तैयार कर ली है। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों का नाम शुमार है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महामंत्री संगठन विजय सारस्वत के अनुसार कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सह प्रभारी राजेश धर्मानी, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। इसके साथ ही एआईसीसी के सचिव काजी निजामुद्दीन, विधायक प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मयूख मेहर, पूर्व सांसद महेंद्र सिंह महारा, विधायक तिलक राज बेहड़, आदेश चौहान, गोपाल सिंह राणा, सुमित हृदेश, पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, प्रदेश महासचिव संगठन विजय सारस्वत, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला के अलावा कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। बड़े स्टार प्रचारकों में देखिए हरीश रावत जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, तिलक राज बेहड़ जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, राजेंद्र भंडारी जी हैं। तमाम हमारे प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं वो उसमें सम्मिलित होंगे। और जहाँ तक आपने केंद्रीय नेताओं की बात की है कि चुनाव में ये उपचुनाव तक की आज तक की परंपरा के अनुसार बहुत कम केंद्रीय नेतागणों ने उपचुनाव में प्रचार किया है। आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा। केंद्रीय नेतृत्व में हमारे प्रदेश प्रभारी जी वहाँ रहेंगे, उनका कैंप रहेगा वहाँ, पूरे 10 दिन का कैंप है उनका।
और हमारे अन्य बड़े नेता भी वहाँ पर रहेंगे, कोशिश करेंगे हम लाने की। कांग्रेस ने इन तमाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन क्या इन स्टार प्रचारकों के सहारे कांग्रेस चंपावत उपचुनाव को फतेह कर पाएगी? क्योंकि अब तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के उपचुनाव का इतिहास जीत कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के सामने भी कई चुनौतियां सिर ताने खड़ी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले प्रशासन ने लाख दावे किए जो सभी धरातल पर फेल हो रहे हैं। दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यात्रा में आ रहे श्रद्धालु पुलिस कर्मियों के रवैये से भी खफा है। कई मामले सामने भी आए हैं जिन पर एक्शन भी लिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया। वहीं बढ़ती श्रद्धालु की संख्या पर डीजीपी ने कहा कि सुरक्षित यात्रा कराना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा टास्क है। वक्त के साथ व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। देखिए, जब लाखों आदमी मूवमेंट में होता है, लोगों को जल्दी होती है, कोई आपस में टकरा जाते हैं, तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। उसको पुलिस हैंडल कर रही है, टैकल कर रही है। पूरे रूट पे हमारी व्यवस्था लगी हुई है, जितना बेस्ट पॉसिबल उतना लगी है। फिर भी कभी कभी एक पुलिस के भी दुर्व्यवहार की शिकायत आई थी, हमने उस पर भी इमीडिएट कार्रवाई की। तो हम अपनी ओर से मतलब हर चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं, पूरा अलाइव हैं प्रॉब्लम के प्रति। मेरा एसपी भी, हम भी रात के 2-2 बजे तक जग रहे होते हैं। एक एक इशू को जो है हम लोग उसको टैकल करते हैं। प्रदेश में चारों धाम के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत रूप से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हुए काफी वक्त भी हो चुका है और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है। यात्रा इस वक्त परवान पर है। आस्था का समा पहाड़ों में बंधा हुआ है। दूर दूर से भक्त अपनी कामना लिए भगवान के चरणों में पहुंच रहे हैं, लेकिन कई श्रद्धालु हादसे का शिकार हो रहे हैं। क्या है वजह, किस वजह से ये श्रद्धालु हादसे का शिकार हो रहे हैं और किस बात का ख्याल रखना है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। प्रदेश की वादियों का समा इस वक्त आस्थामय है। पहाड़ों पर भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। अनुमान पहले से ही लगा लिया गया था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से प्रदेश में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या से प्रशासन पर भी प्रेशर बढ़ चुका है। सीमित संख्या से ज्यादा लोग चारों धामों में मौजूद हैं। रात के वक्त खुले आसमान के नीचे भक्त भगवान के दर्शन के अभिलाषी हैं और कई श्रद्धालु दर्शन से पहले अपनी जिंदगी से हार गए। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक कई श्रद्धालुओं की जान हृदय गति रुकने से चली गई और कोई सड़क हादसे का शिकार हो गया। आंकड़े बताते हैं कि अब तक चारों धामों में 21 लोगों की मौत हुई है। इसमें से एक यात्री सड़क हादसे का शिकार हुआ। कार खाई में गिरने की वजह से उसकी मौत हुई। सिलसिलेवार तरीके से जाने तो यमुनोत्री धाम में 11 और गंगोत्री धाम में 3 श्रद्धालुओं की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी एक श्रद्धालु ने दिल की बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। केदारनाथ धाम में अब तक 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इस आंकड़े में एक श्रद्धालु सड़क हादसे का शिकार हुआ है। मौत के आंकड़े बयां करते हैं कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में हृदय रोग के कारण यात्रियों को खासा दिक्कतें हो रही है। इस वजह से उनकी मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी बताते हैं कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में ऑक्सीजन की कमी ज्यादा है। इस वजह से यहाँ यात्रियों को सांस लेने में काफी परेशानी होती है। वहीं ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को भी पहाड़ चढ़ते वक्त परेशानी हो रही है। इस वजह से श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ रही है, जिससे हर साल की तरह इस साल भी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में यात्रियों से अपील है कि वे डॉक्टर परामर्श के बाद ही यात्रा का रुख करें। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालु अपने साथ जरूरी दवा और गर्म कपड़े भी लेकर आएं।
अगर आप चारधाम यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मौसम का पूर्वानुमान लेकर यात्रा पर निकलें, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में हाल ही में शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप अगले कुछ दिनों में यात्रा पर आने का प्लान कर रहे हैं तो मौसम अपडेट लेकर ही यात्रा पर निकलें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण मौसम में बदलाव आया है। परसों से करीब करीब मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। एका दुक्का डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि जो है पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी उनमें मिल सकती है। बाकी ज़्यादातर जिलों में जो है, जनपदों में जो है मौसम वो साफ रहने वाला है। तो 12 से लेकर अगर 15 तक की बात करें तो उसमें जो मौसम है ज़्यादातर जिलों में जो है वो साफ रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश हो सकती है, तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि 12 मई के बाद मौसम में सुधार की उम्मीद है, लेकिन 16 मई से पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम करवट लेगा और प्रदेश भर में इसका असर दिखाई देगा। लेकिन 16 तारीख से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसकी वजह से फिर से जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी। जहाँ पर रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलती है तो थोड़ी देर के लिए जो एक्टिविटी है जिसमें कि तेज हवाएं हैं या थंडरिंग है या कहीं पे ओलावृष्टि भी गिर रही है, तो उस समय ये है कि जब आपको थंडर सुनाई दे रहा है पहले, तो आप थोड़ी देर रुकें सेफ जगह पे, जिससे कि जो है जो ओलावृष्टि है या जो तेज शावर है उसके चपेट में आप ना आए या तेज हवाएं हैं, तो उससे आप बच सकें। बेशक चारधामों के कपाट खुलने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, मगर मौसम का अपडेट लेकर यात्रा करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों राज्य में मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में बढ़ते क्राइम को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। करण माहरा ने कहा, देहरादून में कुछ सुरक्षित नहीं है। आए दिन चोरी डकैती की घटनाओं से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की जनता कितनी सुरक्षित है। पुलिस इस समय पूरी तरीके से सरकार की मदद करने में लगी हुई है। उनका ध्यान नागरिकों की सुरक्षा में नहीं है। जगह जगह लोगों के मकान और दुकानें तोड़ने के लिए डोजर ले जाने की फुर्सत पुलिस के पास है, लोगों को धमकियां देने की फुर्सत है, और दंगे रोकने के बजाय चोरियां और डकैती लूट को से बचने के बजाय वो चाटुकारिता में मस्त है। मुझे यही कहना है। 15 मई से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया की तारीख में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। प्रदेश के 3 जिलों में शुरू होने वाली 15 मई से शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 मई की बजाय 15 जून से होगी। डीजीपी अशोक कुमार की माने तो चारधाम यात्रा की वजह से 3 जिलों में पुलिस भर्ती शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बता दें कि पुलिस विभाग ने कांस्टेबल पद के 1521 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रक्रिया चलाई है, जिसके चलते प्रदेश भर में करीब 2,50,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। नहीं है, फिजिकल एग्जाम जो है वो पुलिस को कराना है। रिटर्न तो जो है आयोग करवाएगा, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। तो वो पुलिस को जो कराना है वो 10 जिलों में 15 मई से होगा, और 3 जो ऊपर के जिले 4 धाम वाले वहाँ 15 जून से होगा। नहीं है, फिजिकल एग्जाम जो है वो पुलिस को कराना है। रिटर्न तो जो है आयोग करवाएगा, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। तो वो पुलिस को जो कराना है वो 10 जिलों में 15 मई से होगा, और 3 जो ऊपर के जिले 4 धाम वाले वहाँ 15 जून से होगा। डीआईजी गढ़वाल करण नगनियाल ने सिटकुल प्रकरण में अनियमितताओं को लेकर गठित एसआईटी के जांच अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जांच कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उधम सिंह नगर में जांच कार्यों से संबंधित 25 जांच पत्रावलियों और देहरादून में 5 जांच पत्रावलियों लंबित पाई गई, जिनके संबंध में डीआईजी ने लंबित जांच पत्रावलियों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को 3 दिन का समय दिया। 2019 से 224 पत्रावलियाँ लंबित थी। काफ़ी लंबे समय से बार बार इनको बीसी के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से उसके निस्तारण के लिए कहा जा रहा था।
25 पत्रावलियाँ जनपद ऊधम सिंह नगर की और 8 जो है देहरादून जनपद की अभी भी लंबित चल रही है। तो इसलिए आज फिजिकली यहाँ मीटिंग में सब जांच अधिकारी को बुलाया और सबको निर्देशित कर दिया विदिन 3 डेज में यदि जांच पूरी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार यातायात एसपी हिमांशु वर्मा चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंगलौर पहुंचे हिमांशु वर्मा ने यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसके साथ ही एसपी यातायात ने रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों के चालान भी काटे, साथ ही जनता से यातायात के नियमों को पालन करने की अपील की। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारा हरिद्वार का जो मंगलौर का जो हमारा किराया है और ये जो हमारा देवबंद किराया है, यहाँ पे एक टेंडेंसी है कि लोग जो है रॉन्ग साइड जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा काफ़ी एक्सीडेंट भी होती है। और यहाँ पे क्या है कि एक्सीडेंट भी होते हैं और रॉन्ग साइड में लोग चलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ट्रैफिक भी बाधित होता है। तो मैंने आज अपने जो हमारा स्टाफ था उसकी मैंने आज पुलिस लाइन में बैठक की थी, जिससे हमारा पूरा डिस्कशन हुआ कि कहाँ हमारे किस तरीके के हमारे जो एक्शन है वो लिए जाने चाहिए। इन दिनों लोहाघाट के अटल उत्कृष्ट जीजीआईसी में बच्चियां गंदा पानी पीने को मजबूर है। जल संस्थान से टूटी हुई पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए कहा गया, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। विद्यालय में भोजन माताएं जहां बोरिंग के पानी से खाना बना रही हैं, तो वहीं छात्राएं उसी मटमैले पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। जो पानी है वो गंदा है और वो पानी हम भी पीते हैं और गंदे पानी से ही खाना बनाया जा रहा है। बाकी हमारी छोटी भाई बहनें बीमार पड़ सकती हैं, हम भी बीमार हो सकते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जल संस्थान से कि वो हम जल्दी से जल्दी इसको ठीक करें। पानी एक बूंद आ रहा है, नाली का पानी दे रहे हैं, गटर का पानी, और क्या कहते हैं बच्चे हाथ धोने की समस्या हो रही है, खाने की समस्या हो रही है। अच्छा, मतलब ये भोजन बनाने में जो दिक्कतें हो रही है, भोजन बनाने में तो हम इधर से ला रहे हैं और गाड़ी का पानी आ रहा है उसमें से ला रहे हैं, हम उसमें से बना रहे हैं खाना, और बच्चों के लिए हाथ धोने के लिए दिक्कत बहुत हो रही है। काशीपुर में मिट्टी उठाने पर हुए विवाद के दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक शख्स घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तहरीर के आधार पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। मौके से पुलिस को असलाहा भी मिला है, साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है मिट्टी के खनन को लेकर। तो इसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को अस्पताल भिजवाया गया। ये जोगा सिंह हैं जो घायल हैं, और इनके भाई जो दूसरे अनूप सिंह हैं, इन्होंने बताया कि जगरूप सिंह, सतनाम सिंह और गोपी, इन 3 व्यक्तियों ने और 3-4 अज्ञात व्यक्तियों ने वहाँ पर फायरिंग की और जो जोगा सिंह पर चोट लगी। लक्सर नगर में अतिक्रमण की समस्या नासूर बनती जा रही है, जिसकी वजह से शिकायतों को लेकर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने व्यापार मंडल के कार्यकर्ता, शुगर मिल कर्मचारी और नगरपालिका परिषद और कई विभागों के कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने एक टीम बनाकर नगर में अतिक्रमण को चिन्हित करने के निर्देश दिए। शहर में कई जगह अतिक्रमण है, विशेष करके जो फ्लाईओवर है उसके नीचे मार्केट में काफ़ी जगह अतिक्रमण है, और ये शिकायतें बार बार आ रही कि वहाँ पर कभी भी किसी भी स्थिति में वाहन का चलना कठिन हो जाता है। वाहन आसानी से वहाँ पर नहीं चल पाते हैं और आम आदमी का चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के विभाग से संयुक्त रूप से इसका निरीक्षण करने के लिए एक डायरेक्शन मैंने कर दिया है। 3 दिन के अंदर विभाग इसमें पूर्ण रूप से जानकारी मौके पे जा करके फिजिकली इसकी स्थिति का जायजा लेगी और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी के चुनाव प्रचार प्रसार को धार देंगे सियासी दिग्गज। भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। चुनावी रण में उतरेंगे सीएम योगी। चारधाम यात्रा में बदइंतजामी और मौत के आंकड़ों पर पीएमओ ने लिया संज्ञान। राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या की गई निर्धारित। टिहरी झील में आए तूफान ने मचाई अफरा तफरी। बोट चालक ने जान जोखिम में डालकर बचाए पर्यटक। 30 से 40 बोटों को हुआ नुकसान। और ग्राउंड जीरो से देखिए राजधानी के नदी नालों का सूरत हाल। कैसे गंदगी स्वच्छता के नारे पर पड़ रही भारी। निगम के दावों की खुली पोल।